हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में जेनी को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज में होती है और जिम पीरियड में वो बाकी बच्चों के साथ रनिंग कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो नर्स उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक दिन जेनी ड्रंक होकर होटल में गई थी। तभी वो मिस्टर सोंग से टकरा जाती है। वो भी ड्रंक ही होता है। वो जेनी को सॉरी बोलकर वहां से जाने वाला होता है, लेकिन जेनी बोलती है तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाती है, लेकिन फिर बोलती है मुझे तुम्हारी किस ना टेस्टी नहीं लगी। ये बोलकर वो वहां से जाने वाली होती है, लेकिन सोंग उसे रोककर अपने पास खींचता है और उसे किस करने लग जाता है। इसके बाद दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते और रूम के अंदर चले जाते हैं, यानी कि दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं और इसी वजह से जेनी प्रेग्नेंट हो गई होती है। प्रेजेंट में जेनी सोचती है अब वो इस बेबी का क्या करे, क्योंकि डॉक्टर ने तो उसे सजेस्ट किया है कि वो बेबी को ना रखे, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। इसके बाद जब वो कॉलेज आती है, जैसे ही वो क्लासरूम का दरवाजा खोलती है तो उसके ऊपर पानी गिर जाता है और सामने उसकी दुश्मन मिंशी खड़ी होती है। बोलती है तुम और कितने दिन मासूम बनने का नाटक करोगी। जेनी बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। वो बोलती है मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तभी बाकी लड़कियां बोलती है पूरे कॉलेज में ना सबको पता चल चुका है कि तुम बिना शादी करे ही प्रेग्नेंट हो चुकी हो। पता नहीं तुम्हारी वजह से हमारे कॉलेज की और कितनी ज्यादा रेपुटेशन खराब होगी। एक लड़की उसे चाटा मारकर नीचे गिरा देती है। जेनी बोलती है जैसा तुम लोग सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी मंशी सबके सामने जेनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देती है। तो बोलती है हमने ना ये टीचर को भी दे दी है, अब तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जेनी बोलती है फिर तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मंसी ने ही जेनी की ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से वो होश में नहीं थी। रिजल्ट में मंशी की वजह से जेनी की पूरी लाइफ खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे एक होटल में क्लीनर का काम करना पड़ता है। तो अपने बेबी को बोलती है अब से ना तुम ही मेरी पूरी लाइफ हो। अभी होटल का मैनेजर बोलता है यहाँ पर ना हमारे सबसे बड़े बॉस आ रहे हैं। सभी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। अभी वहाँ पर मिस्टर सोंग की एंट्री हो जाती है, लेकिन वो और जेनी एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। इसके बाद 6 साल बीत गए होते हैं। जेनी की बेटी सीसी 6 साल की हो गई होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बीमार होती है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में लेकर आ जाती है और डॉक्टर को बताती है मेरी बेटी को ना बहुत ही ज्यादा तेज फीवर है, वो ठीक ही नहीं हो रही है। डॉक्टर उसकी बॉडी पर ड्रैगन शेप का मार्क देखता है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। सोचता है ये मार्क तो सोंग फैमिली के फीवर से ही होता है। उसके बाद वो जेनी से पूछता है तुम्हारी बेटी कितने साल की है और तुम कहाँ रहती हो और तुम करती क्या हो। इतने सारे सवाल सुनकर जेनी तो हैरान हो जाती है। डॉक्टर बोलता है ठीक है पहले मैं तुम्हारी बेटी को चेक करता हूँ और चेक करने के बाद बताता है ऐसा कुछ नहीं है बस फीवर ही है। जेनी बोलती है सिर्फ फीवर की वजह से ये इतने दिनों तक बीमार तो नहीं रह सकती है। डॉक्टर बोलते ठीक है तो हम एक और बार इसका टेस्ट करवा लेते हैं। फिर वो उसका बाल तोड़कर डीएनए टेस्ट के लिए दे देता है। जेनी बोलती है इतनी छोटी सी बीमारी के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है। डॉक्टर बोलता है इसको ये जो मार्क है ना ड्रैगन शेप का वो ज्यादातर जेनेटिक बीमारी होती है। जेनी सोचती है हो सकता है कि ये बीमारी से अपने फादर से ही मिली होगी। जिसके बाद वो अपने और सोंग के उन पलों को याद करने लग जाती है। तभी डॉक्टर से पूछता है तुम्हारी बेटी कितने साल की है और तुम कितनी साल की हो, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं और तुम लोग कहाँ रहते हो। जेनी उसके ऐसे सवालों से कंफ्यूज हो जाती है। शीशी बोलती है डॉक्टर मैं बीमार हूँ, पहले आप मेरा इलाज कीजिए। तभी वहाँ पर नर्स आती है जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आई होती है, जो कि 100% मैच होती है। डॉक्टर ये देखकर शॉक हो जाता है। जेनी उससे पूछती है क्या हुआ है। डॉक्टर बोलता है आपका नाम जेनी है ना, मुझे बस 1 मिनट का काम है, मैं अभी आया। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो मिस्टर सोंग को कॉल करता है, लेकिन सोंग तो उसका कॉल रिसीव ही नहीं करता। दूसरी तरफ एक बड़े से पैलेस को दिखाया जाता है। घर के बाहर वहाँ पर बहुत सारी मेड्स खड़ी होती हैं। मेड्स सोंग को घर के अंदर लेकर जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारे रिचुअल चल रहे होते हैं। सोंग अपने ग्रैंडपा मिस्टर डोंग के पास आ जाता है। यहाँ पर उसके फादर और उसके फर्स्ट अंकल और सेकंड अंकल भी होते हैं। सभी लोग सोंग का इंतजार कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा
सोंग को देखते ही उसे कपड़े उतारने के लिए बोल देते हैं। सोंग कपड़े उतारने के बाद नील डाउन करता है। ग्रैंडपा उसके पास आकर बोलते हैं, तुम्हें पता है हमारी फैमिली में तुम्हारे कितने सारे कजन हैं, सबकी शादी हो गई है। तुम्हारे सारे अंकल को देखो, वो ग्रैंडपा भी बन चुके हैं। सिर्फ तुम्हारे फादर है जो अभी तक ग्रैंडफादर नहीं बने हैं। तुम बताओ तुम कब शादी करोगे? सोंग बोलता है, अभी मेरा शादी का मन नहीं है। ग्रैंडपा उसे मार कर बोलते हैं, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? उसके अंकल भी बोलने लग जाते हैं, तुम्हें ना जल्दी से शादी कर बच्चे कर लेने चाहिए। तो मिस्टर सोंग को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है। बोलता है, तुम्हारी ना एक डॉटर है। ये सुनकर सोंग तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, क्या? मैं पिछले 6 साल से किसी वुमेन के क्लोज भी नहीं गया हूँ। मैं भला किसी का बाप कैसे बन सकता हूँ? उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है, तुम्हारा डीएनए टेस्ट भी करवा लिया गया है। तुम ना ऑलरेडी फादर बन चुके हो। मिस्टर सोंग की फैमिली को जब ये बात पता चलती है तो वो सब तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर सोंग को डॉटर है तो उनकी खुशी तो 2 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी फैमिली में अभी तक सारे सन होते हैं और फर्स्ट टाइम उनकी फैमिली में किसी लड़की ने जन्म लिया था। सेकंड अंकल बोलते हैं, मैं मेरी पोती को ना मेरी अफ्रीका की गोल्ड माइन दे दूंगा। फर्स्ट अंकल बोलते, तुम तो सिर्फ गोल्ड माइन दोगे, मैं तो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम तो छोटी मोटी बातें कर रहे हो। मैं तो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए पूरी पेरिस की स्ट्रीट ही खरीद दूंगा ताकि वो फैशन की कोई भी चीज ले सके। लेकिन तभी मिस्टर सोंग डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को लेने जा रहा है। जल्दी से पूरी फैमिली मिस्टर सोंग के पीछे पीछे जाती है। ग्रैंडपा सब पर चिल्लाने लग जाते हैं, भला तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ पर जा रहे हो? मैं भी तो साथ में चलूंगा। इधर मिस्टर सोंग और उसके डैड और बाकी सारे अंकल मिलकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जेनी अपने हॉस्पिटल का बिल भर रही होती है। उसे पता चलता है इतनी छोटी सी बात के लिए उसे 50,000 की बिल भरनी पड़ेगी। बताती है, तुमने डीएनए टेस्ट करवाया है ना, इसलिए पैसे ज्यादा लग गए हैं। तभी जेनी को उसके होटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मैनेजर उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो बिना बताए हॉस्पिटल आ गई। जेनी बोलती है, मेरी बेटी की तबीयत ना बहुत ही ज्यादा खराब थी तो मेरा हॉस्पिटल आना तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मैनेजर बोलता है, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ, अब तुम्हें जितना हॉस्पिटल जाना है ना जाती रहो। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। जेनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी बेटी बोलती है, मॉम मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, प्लीज मुझे घर ले चलो। जेनी उसे लेके वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सोंग फैमिली के सारे हैंडसम आदमी आ रहे होते हैं जो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी वहाँ से जेनी निकल जाती है। मिस्टर सोंग तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। मिस्टर सोंग अंदर आता है और अपने डॉक्टर फ्रेंड से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ पर है? उसका फ्रेंड बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बेटी को ऐसे ही जाने दूंगा? उसे मैंने रूम में बंद कर रखा है। जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। सोंग उस पर गुस्सा कर बोलता है, मेरी बेटी कहाँ पर है? वो बोलता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है उसकी मोमो से यहाँ से लेकर चली गई हो। सोंग अपने गार्ड से बोलता है, पूरा हॉस्पिटल चेक करो, मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में जेनी और सीसी बाहर कुछ खाने के लिए खरीद रहे होते हैं। अभी पीछे से ग्रैंडपा डोंग आ रहे होते हैं, लेकिन एक कार उनसे टकरा जाती है जिससे ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं। सीसी भी ये सब कुछ देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से ग्रैंडपा के पास उन्हें बचाने के लिए आती है। तो वो कार किसी और की नहीं मिंजी की होती है। वो ग्रैंडपा पर गुस्सा करने लग जाती है, क्या तुम अंधे हो? एक तो बूढ़े हो और ऊपर से रोड पर ऐसे टेल रहे हो जैसे कि पार्क में निकले हो। इस वजह से मेरी कार का कितना ज्यादा नुकसान हो गया। इसी बोलती है, अंधी तो तुम हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है? अरे लोग तो यहाँ से निकलेंगे ही ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस बेचारे बूढ़े को टक्कर मारने की? मुझे उस पर गुस्सा करने लग जाती है, ए छोटी बच्ची तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरीके से बात करने की? ये बोलकर वो सीसी को थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। धक्का मार कर बोलती है, तुम्हारी हरकतें ना बिल्कुल भी नहीं सुधरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी सी बच्ची को मारने की? मिशी बोलती है, अच्छा ये तुम्हारी बेटी है, फिर तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये बदतमीज तो होगी ही। जब इसकी माँ इतनी ज्यादा कैरेक्टर लेस है तो बच्ची तो ऐसी ही होगी ना। इसे तो देखकर ही पता चलता है कि इसका डैडी नहीं है। जेनी बोलती है, मेरी बेटी ना कोई झूठ नहीं बोल रही थी, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ना इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इनसे तो और भी ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश करती है। किसी बोलती है, क्यों ना हम पुलिस को बुला ले, जब पुलिस यहाँ पर आएगी तो तुम्हें पता चलेगा कि इन सब चीजों के लिए तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, तुम्हारे भेजे में घुसेगा। उसके बाद हो सकता है पुलिस तुम्हारी कार भी लेकर चली जाए।
मिंजी को पता था गलती उसकी है, अगर पुलिस आएगी तो उसे ही लेकर जाएगी, इसलिए वो खुद ही वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जेनी और शीशी दोनों मिलकर ग्रैंडपा को खड़े करते हैं। उनसे पूछते हैं आप ठीक तो हो ना? ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो शीशी को देखकर सोचते हैं क्या पता मेरी परपोती भी इतनी ही ज्यादा प्यारी हो। जेनी ग्रैंडपा को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी मिस्टर सोंग उसे जाते हुए देख लेता है, लेकिन वो सही से उसकी शक्ल नहीं देख पाता। ग्रैंडपा उसे मारते हैं और बोलते हैं तुम दूसरे वुमेन को इस तरह मत देखो, तुम्हारी ऑलरेडी एक बेटी है। और उसे पूछते हैं तुम्हें अपनी बेटी मिल तो गई है ना? बोलता है हमारे जाने से पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। पापा बोलते हैं कैसे भी कर तुम्हें जल्दी से हमारी फैमिली की परपोती को ढूंढना होगा। बोलता है ओके ग्रैंडपा। नेक्स्ट सीन में जेनी और उसकी बेटी दोनों घर पर होते हैं। जेनी को कंपनी से कॉल आता है और उसे सोंग कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बेटी को बताती है अगर मुझे सोंग कंपनी में जॉब मिल गई तो हमारी लाइफ ना बहुत ही ज्यादा बदल जाएगी। ये सुनकर सीसी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जेनी बोलती है तुम घर पर अपना ख्याल रखना, मैं जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। सोंग ग्रुप में मिस्टर सोंग ने काफी सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया होता है, इसमें से जेनी भी एक होती है। जैसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाती है तो वहाँ पर इंटरव्यू में मंजी भी बैठी होती है, जो जेनी को देखते ही उसे पहचान जाती है। मंजी जेनी को बोलती है तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए क्यों आई हो? तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है वो तो सबको पता है। ब्रिज में तुम इतनी छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, वो भी शादी से पहले, और तुम्हें आज तक नहीं पता कि तुम्हारी बेटी का डैड कौन है। जेनी बोलती है मेरी पर्सनल लाइफ को ना तुम्हें यहाँ पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास काम का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। मंजी तो हंसने लग जाती है। साफ सफाई के एक्सपीरियंस को ना काम का एक्सपीरियंस नहीं बोलते हैं। तुमने बस होटल में क्लीनिंग का काम किया है, हमारे जितनी पढ़ाई तुमने नहीं की है, तो तुम्हें यहाँ पर जॉब लेने का कोई हक भी नहीं है। जेनी बोलती है मैं तुमसे तो ज्यादा ही क्वालिफाइड हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, और अगर मुझे यहाँ पर जॉब मिलेगी ना तो मेरे जितना अच्छा काम कोई नहीं कर पाएगा। मंजी बोलती है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्किल है, लड़कों को सेड्यूस करना, और वही कर तुम कंपनी में आगे बढ़ पाओगी, उसके सिवा तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है। जेनी बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो? वैसे भी अगर सोंग ग्रुप में इस तरीके के लोग काम करते हैं तो मुझे यहाँ पर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाहर से मिस्टर सोंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है कि मंजी किस तरीके से जेनी की बुराई किए जा रही होती है। जेनी बोलती है भले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, भले ही मेरी डॉटर है, भले ही मैं सिंगल मदर हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीजों की ना कोई शर्म नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, मैंने उसे बहुत ही अच्छी लाइफ दी है। मिस्टर सोंग सोचता है क्या जो मेरी डॉटर की मदर होगी वो भी क्या इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग होगी और उसकी लाइफ में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी। इसके बाद वो अंदर आता है और मंजी को बोलता है तुम इस लड़की से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। तभी उसकी नजर जेनी पे जाती है। पहले तो उसे लगता है जेनी वही लड़की है जिसके साथ उसने रात बिताई थी, लेकिन उस रात उसे होश नहीं था, इसलिए वो जेनी को पहचान नहीं पाता और उसे बोलता है मैं इस कंपनी का ना CEO हूँ, हमारी कंपनी में तुम्हारी इंसल्ट हुई है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब कुछ सुनकर मंजी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिस्टर सोंग जेनी को कंपनी में काम दे देता है। मंजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सोंग बोलता है मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं जो भी चाहूँ वो करूँगा। फिर वो कमेटी के सारे लोगों को भी वॉर्न कर देता है मेरे होते हुए किसी को भी तुम लोग इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते हो, और फिर वो सभी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद वो जेनी को बोलता है मैंने सुना है तुम्हारी बेटी है, इस पर वो हाँ बोल देती है। वो उसे कुछ ज्यादा बात कर पाए तभी उसे उसकी फैमिली का फोन आ जाता है, जहाँ पर उसे उसके सारे अंकल और ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मैं तुम्हारी बेटी के लिए ना बहुत सारे तोहफे खरीद कर रखे हैं, तुम बस जल्दी से उसे घर पर लेकर आ जाओ। वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और जेनी को बोलता है मेरी पूरी फैमिली ना मेरी बेटी से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। अभी मुझे पता चला है कि तुम्हारी भी 5 साल की बेटी है, तो तुम बताओ कि एक छोटी सी बच्ची को क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं। वो बताती है छोटी बच्ची को ना ज्यादातर प्रिंसेस के कपड़े, प्रिंसेस जैसे तैयार होके घूमना और बहुत सारी डॉल्स अच्छी लगती है। मिस्टर सोंग बोलते तुम ना मेरा एक काम करो, तुम मेरे साथ मॉल चलो और मेरी बेटी के लिए तुम गिफ्ट खरीदने में मेरी हेल्प करो, जिसके लिए वो एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों मॉल में होते हैं, जहाँ पर सोंग और जेनी मिस्टर सोंग की बेटी के लिए बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे होते हैं।
सोंग बोलता है तुम भी अपनी बेटी के लिए कुछ चीजें खरीद सकती हो। जेनी जब ड्रेस देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, यानी कि वो उसके बजट से बाहर होती है। लेकिन मिस्टर सोंग बोलता है तुम इसे खरीद लो, मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा समझ के। जेनी भी अपनी बेटी के लिए वो ड्रेस खरीद लेती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सोंग अपने असिस्टेंट से पूछता है जेनी को कौन सी जगह पर काम मिला है। बताता है उसे इलेक्ट्रिक कंपनी में काम मिला है। ये सुनकर मिस्टर सोंग तो शॉक हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से इलेक्ट्रिक कंपनी में जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें जेनी को दिखाया जाता है जो आज अपनी बेटी शीशी को साथ लेकर आई होती है। वो बोलती है तुम बस यहीं पर मेरा वेट करना, मैं कुछ ही देर में आती हूँ। तो उसकी बेटी होके बोल देती है। तभी पीछे से वहाँ पर मिंची भी होती है। जैसे ही जेनी मैनेजर से मिलने के लिए जाती है तो मैनेजर उसे बोलता है मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और प्रमोशन के लिए तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हो। जेनी हाँ बोल देती है। मैनेजर बोल देती मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रमोशन के लिए तुम्हें बस मेरे पास आने की जरूरत है। ये बोलकर वो उसकी सिर्फ जबरदस्ती करने लग जाता है। जेनी गुस्से में उसे एक झापट लगा देती है। तभी उसे बाहर से सीसी की रोने की आवाज आती है तो वो जल्दी से बाहर आ जाती है। वो देखती है सीसी नीचे गिरी हुई है और सभी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। एक्चुअली में सीसी ने पावर प्लांट में पानी डाल दिया था, जिस वजह से मिंजी उस पर गुस्सा करती है। जेनी जल्दी से अपनी बेटी को उठाती है और पूछती है क्या तुमने सच में इसमें पानी डाला, लेकिन शीशी मना कर देती है। लेकिन सभी लोग शीशे पर ही इल्जाम लगाते हैं, ये बच्ची ना झूठ बोल रही है, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जेनी बोलती है अगर मेरी बेटी ने इसमें पानी नहीं डाला तो नहीं डाला। मंजी बोलती है तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी तरह ही होगी ना, जैसे कि तुम एक कैरेक्टरलेस वुमेन हो। तो ये भी एक नंबर की झूठी है, जिसकी लाइफ में डैडी ना हो तो वो तो ऐसे ही बिहेव करेगी ना। इसकी वजह से जेनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सभी लोग उसे बोलते हैं जल्दी से ना नीचे बैठकर माफी मांगो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर सोंग आ जाता है और जेनी नीचे बैठी हुई होती है, उसकी सबसे माफी मांग रही होती है। सोंग पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। जी बताती है आज ये यहाँ पर ना अपनी बेटी को लेकर आई थी और इसकी बेटी ने ना पावर प्लांट पर पानी डाल दिया है, इस वजह से सभी लोगों का काम रुक गया है। जेनी तो रोने लग जाती है और मिस्टर सोंग को बोलती है इन सब लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को ना अंदर बंद कर दिया है, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, प्लीज आप जल्दी से मेरी हेल्प करो। मिस्टर सोंग जाकर देखता है और उसे पता चलता है सीसी को तो एक ठंडे रूम में बंद कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। मिस्टर सोंग मंजी को बोलता है जल्दी से इस रूम का दरवाजा खोलो, लेकिन मंजी बोलती है चाबी तो मुझसे खो गई है। सोंग गुस्सा कर दरवाजा तोड़ देता है, जिसके बाद जीजी बाहर निकलती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी होती है। मिस्टर सोंग बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है। मंजी बोलती है सच में इस लड़की ने पावर प्लांट खराब करने की कोशिश की है, हमने तो बस इसे सजा दी है। मिस्टर सोंग सब पर गुस्सा करता है, क्या किसी ने भी अपनी आंखों से देखा था कि सीसी ने इस पे पानी डाला था या नहीं, लेकिन सब इस चीज के लिए मना करने लग जाते हैं। जेनी गुस्सा होती है और वो मंजी को बोलती है तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है ना वो मुझसे है, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो। मंजी मिस्टर सोंग को बोलती है आप इसके ना मासूम चेहरे पर मत फंसो, आपको नहीं पता लेकिन 6 साल पहले ये एक बार के होटल में गई थी, वहाँ पर इसने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी, तभी प्रेग्नेंट हो गई थी, इसकी शादी भी नहीं हुई है और इसे तो ये भी नहीं पता है कि इसकी बेटी का बाप कौन है। ये सुनकर जेनी तो रोने लग जाती है। मिस्टर सोंग को वो सारी बातें याद आने लग जाती है और वो समझ जाता है कि शायद ये वही है जिसके साथ उसने इतने सालों पहले नाइट स्पेंड की थी। इसके बाद वो जेनी से पूछता है तुम कब उस होटल में गई थी। मंजी बोलती है ये ना कैरेक्टरलेस वुमेन है, पता नहीं इसने कितने लड़कों के साथ नाइट स्पेंड की होगी, आप तो पता नहीं इससे बात भी क्यों कर रहे हो। मिस्टर सोंग तो गुस्से में मंजी को जॉब से ही निकाल देता है। मंजी बोलती है आप मुझे जॉब से कैसे निकाल सकते हो, आपने तो मेरे भाई को प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरा ध्यान रखोगे। सोंग बोलता है मेरी कंपनी में तुम्हारी जैसी लड़कियों की कोई जगह नहीं है, फिर वो उसे जाने के लिए बोल देता है। तभी जेनी देखती है कि शीशी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। मिस्टर सोंग भी उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में जेनी जल्दी से भागकर हॉस्पिटल में पहुंचती है। हॉस्पिटल में ग्रैंडपा दोंग भी होते हैं जो डॉक्टर फ्रेंड के साथ जा रहे होते हैं। दोनों ही जेनी को जाता हुआ देखते हैं, लेकिन डॉक्टर फ्रेंड तो जेनी और शीशी दोनों को ही भूल गया होता है। ग्रैंडपा दोनों को पहचान लेते हैं
और बोलते हैं इन दोनों ने ना लास्ट टाइम मेरी हेल्प की थी। उसके बाद वो डॉक्टर को बोलता है तुम जल्दी से जाकर ना उनका इलाज करो। डॉक्टर भी मान जाता है। इधर नर्स जेनी को एक रूम में लेकर आ जाती है। बोलती है आप लोगों का चेकअप ना यहीं पर होगा। इधर ग्रैंडपा अपने सारे फैमिली मेंबर्स को कॉल कर वहाँ पर बुला रहे होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती है। तभी वहाँ पर जेनी और शीशी भी आ जाते हैं। वो लोग ग्रैंडपा दोंग को देखकर पहचान लेते हैं। ग्रैंडपा दोंग उन्हें हाय बोलते हैं और सीसी बोलती है ग्रैंडपा हेलो और पूछती है आप कैसे हो। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। जेनी बोलती है शीशी की तबीयत ना बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसे फीवर था, इसलिए चेकअप के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं अगर फीवर है तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, उसका जल्दी से इलाज करवा देना चाहिए। जेनी बोलती है आप रेस्ट कीजिए, मुझे ना थोड़ी दवाइयाँ लेकर आनी हैं। आप बोलते हैं ठीक है, तुम अपनी बेटी को ना मेरे पास ही छोड़ जाओ, मैं उसका ध्यान रखूंगा। जेनी ओके बोलकर बाहर दवाइयाँ लेने के लिए चली जाती है। तभी सामने से मिस्टर सोंग आ रहा होता है और दोनों ही एक पेशेंट से टकराने वाले होते हैं। तभी मिस्टर सोंग जेनी को बचा लेता है, लेकिन इसी बीच इन दोनों के बीच में किस हो जाती है और दोनों बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। दोनों का किस चल ही रहा होता है। तभी पीछे से मिंसी भी आ जाती है जो दोनों को ऐसे देख लेती है और उसे तो यकीन ही नहीं होता कि मिस्टर सोंग जेनी जैसी लड़की को किस भी कर सकता है। इसके बाद वो गुस्सा होकर डॉक्टर फ्रेंड के ऑफिस में आ जाती है जहाँ उसे पता चलता है इसका भाई और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेंड ही है। हान को बोलती है प्लीज मेरी एक और बार हेल्प कर दो भाई। हान बोलता है अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सोंग ग्रुप में जॉब दिलवा दूं, सो मैंने दिलवा दी, अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो। मिंसी बोलती है मिस्टर सोंग मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जॉब पर ना आऊँ, प्लीज आप मेरे लिए एक बार उनसे बात कर लो ना, नेक्स्ट टाइम से ना मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हान अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। तभी मिंसी की नजर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर जाती है और उसे पता चल जाता है कि मिस्टर सोंग की कोई बेटी भी है। देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिस्टर सोंग से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इसी में मिस्टर सोंग ग्रैंडपा के पास आता है। ग्रैंडपा तो फोन में गेम खेल रहे होते हैं। मिस्टर सोंग ग्रैंडपा पर गुस्सा करते हैं। तभी हान पीछे से आता है और बोलता है जो वुमेन अभी आई थी ना मैंने उसे पहचान लिया है, वही मिस्टर सोंग की बेटी की मॉम है। ग्रैंडपा बोलते हैं फिर तो तुम दोनों जल्दी से जाओ और पता लगाओ कि वो लड़की कौन है। लेकिन मिस्टर सोंग बोलते हैं ग्रैंडपा अभी आप इन चीजों की चिंता मत कीजिए, अभी आपको ना रेस्ट करना चाहिए, मैं आपकी परपोती को लेकर आ जाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में जेनी को दिखाते हैं, उसका प्रमोशन हुआ होता है इसलिए वो सारे कलीग के साथ डिनर पर आई होती है। जेनी सभी को थैंक यू बोलती है और बोलती है मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, भले ही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मेरे हार्डवर्क की वजह से मुझे काम मिला, इसलिए मेरा प्रमोशन हुआ। जिन भी लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया आज उन्हें अच्छे से जवाब मिल गया होगा। ये सब सुनकर मंजी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो अपने साथ में बैठे हुए आदमी को एक ड्रग वाली ड्रिंक देती है और उसे इशारा करती है। के बाद वो आदमी जेनी को ड्रिंक करने के लिए देता है। वो ड्रिंक नहीं करना चाहती थी लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में वो ना भी नहीं बोल सकती थी। के बाद वो ड्रिंक कर लेती है और वो होश में नहीं रहती, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। वो आदमी भी उसके पीछे आने लगता है लेकिन तभी सामने से मिस्टर सोंग आ जाता है। जेनी उसे टकरा जाती है तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जेनी को देखकर मिस्टर सोंग समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक है। वो बोलता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, लेकिन जेनी तो उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर सोंग उसे रोकने लग जाता है। तभी उसे पास की चीजें याद आने लग जाती है। जेनी उसे रूम में ले जाती है और बोलती है तुम्हारा फेस कितना ज्यादा हैंडसम है। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर सोंग भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी जेनी को किस करने लग जाता है। तभी पीछे से मिंजी आ जाती है जो दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि जेनी के साथ मिस्टर सोंग है। दूसरी तरफ मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा डॉक्टर हान के डिस्क्रिप्शन पर सीसी का फोटो बनवा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होते हैं, वे किसी भी हाल में अपनी परपोती चाहिए थी। इसके बाद पूरी सिटी में सभी को पता लग जाता है कि सोंग फैमिली की एक बेटी गायब हो चुकी है और उसे ढूंढने के लिए सभी जगह पर उसके पोस्टर लगा दिए गए होते हैं। ये सारे लोग तो झूठा क्लेम भी करते हैं कि वही सोंग फैमिली के बच्चे हैं, लेकिन मैनेजर सभी को रिजेक्ट कर देता है। तभी वहाँ से जेनी और
सीसी निकल रहे होते हैं। उस बच्चे की फोटो देखकर सीसी बोलती है, ये बच्ची तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जेनी हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाते हैं। जेनी की तबीयत खराब होने लग जाती है। सीसी बोलती है, आप बीमार हो क्या? जेनी मना कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि पिछले मंथ से उसे पीरियड नहीं हुए हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, कहीं वो फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। दूसरी तरफ सॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वन नाइट स्टैंड करने के बाद जेनी ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था, जिस वजह से मैनेजर समझ जाता है जरूर उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। नेक्स्ट सीन में मिसेस सॉन्ग कहीं पर जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि जेनी कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, जेनी की ना सैलरी बढ़ा दो ताकि उसे कहीं और जॉब ना करनी पड़े। नेक्स्ट डे जेनी अपनी प्रेगनेंसी किट चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट। ये देखकर वो शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो मिस्टर सॉन्ग को कॉल करती है। मिस्टर सॉन्ग मीटिंग में होने के बावजूद भी जेनी का फोन एक ही बार में रिसीव कर लेता है। जेनी उसे बोलती है, उस दिन के बाद से तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मैं बस यही जानना चाहती थी कि तुम क्लीन तो हो ना? सॉन्ग बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं एकदम क्लीन हूँ। तुम इस तरीके से बात क्यों कर रही हो? जेनी बोलती, तुम नहीं समझ पाओगे मेरे लिए चीजें कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है, और उसे इडियट बोलकर फोन कट कर देती है। सॉन्ग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सबसे पूछने लग जाता है, क्या मैं इडियट दिखता हूँ? लेकिन सब उसे ना बोलने लग जाते हैं। इधर जेनी जैसे ही कंपनी में जाती है तो सभी लड़कियां उसे बोलने लग जाती है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बारे में क्या रूमर फैल रहे हैं? सबको पता है कि तुमने किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड की है। जेनी बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी पीछे से मंची आकर बोलती है, तुम कब तक नाटक करती रहोगी? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये मुखड़ा लेकर तुम कंपनी में आ भी कैसे गई? जेनी बोलती है, कंपनी से तो तुम्हें निकाल दिया गया था, तो भला मैं यहाँ पर क्यों नहीं आऊंगी? मंजी सभी को फोटो दिखाती है जिसमें जेनी किसी आदमी को किस कर रही होती है। इस वजह से सभी लोग जेनी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जरूर इसी वजह से इसे प्रमोशन मिला होगा, पता नहीं इसका कितने लड़कों के साथ चक्कर चल रहा होगा। जेनी सभी को मना करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जेनी के बैग से प्रेगनेंसी किट भी बाहर गिर जाती है। देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह, तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई। शादी तो उसने एक बार भी नहीं की और बच्चे दो कर लिए। लड़की का कैरेक्टर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जेनी सभी से उस किट को मांगने लग जाती है। साथ में उसे बोलता है, मुझे जानना है कि तुमने किस आदमी के साथ नाइट स्पेंड की है। तभी पीछे से मिस्टर सॉन्ग आ जाता है और बोलता है, जेनी के साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सॉन्ग जेनी के बाजू में आकर खड़ा हो जाता है। उसे बोलती है, आप हमेशा इस लड़की की साइड क्यों लेते रहते हैं? ये बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर की गिरी हुई है। आपको नहीं पता इसने एक लड़की के साथ नाइट भी स्पेंड की है? और फिर वो मिस्टर सॉन्ग को फोटो भी दिखाती है। सॉन्ग बोलते है, इस फोटो में और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और मिंजी के तो होश ही उड़ जाते हैं। सॉन्ग बोलता है, मुझे ना जेनी पसंद है, इसलिए उसके बारे में आज के बाद कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा। के बाद वो मिंजी को बोलता है, आज के बाद ना तुम्हें काम पर भी आने की जरूरत नहीं है, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। साथ ही वो वहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों को जॉब से भी निकाल देता है। के बाद वो जेनी का सामान उठाकर लेकर जाने वाला होता है। फिर जेनी जल्दी से अपनी प्रेगनेंसी किट लेती है और पॉकेट में रख लेती है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। जेनी बोलती है, शुक्रिया आज मेरी हेल्प करने के लिए। तभी पीछे से कार आती है। मिस्टर सॉन्ग जल्दी से जेनी को बचा लेता है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। फिर जेनी की तबीयत खराब होने लग जाती है। सॉन्ग समझ जाता है कि जेनी प्रेग्नेंट है। वो उसे पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन जेनी उसे बोलती है, नहीं। मिस्टर सॉन्ग बोलता है, हम हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाएंगे। दूसरी तरफ सॉन्ग फैमिली अभी भी शीशी को ढूंढ रही होती है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन उनमें से एक भी शीशी नहीं होती। फिर ग्रैंडपा को किसी का कॉल आता है। मैनेजर उसे बताता है, मुझे ना शीशी मिल गई है। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं, उसे ना जल्दी से लेकर मेरे पास आ जाओ। उसके बाद मैनेजर सीसी के पास आता है और उसे बोलता है, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं, चलो तुम्हें मैं घर लेकर चलता हूँ। सीसी बोलती है, मेरी मॉम को पूछे बिना मैं नहीं जा सकती हूँ। मैनेजर बोलता है, तुम्हारे ग्रैंडपा इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम उनसे एक बार मिल तो सकती हो ना। शीशी जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद शीशी जैसे ही पैलेस में आती है तो उसे वहाँ पर ग्रैंडपा मिल जाते हैं। शीशी तो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर हान भी होता है। वो बोलता है, ये तो वही लड़की है जो मिस्टर सॉन्ग की बेटी है। ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सीसी को हक कर बोलते हैं, फाइनली तो मुझे मिल गई और तुम ही मेरी परपोती हो।
सारे फैमिली वाले उसे बहुत सारे तोहफे दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और बताता है सीसी की मदर बाहर आई हुई है और वो सीसी का इंतजार कर रही है। ग्रैंडपा उसे अंदर बुलाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही जेनी अंदर आती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि हम ना शीशी के ग्रैंडपा हैं, हम लोग शीशी के साथ रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जेनी बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में हमें पता नहीं था, वरना हम इतने सालों तक तुम्हें परेशान नहीं होने देते। मैं कल ही अपने पोते को तुमसे शादी करने के लिए बोल दूंगा। जेनी बोलती है मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जेनी के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर सोंग वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं मेरी बेटी कहाँ पर है। ग्रैंडपा बोलते हैं उसकी मोम आई थी और उसे घर लेकर चली गई, लेकिन हमने उसे शादी का प्रपोजल दिया है। जल्दी से तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना और उससे शादी कर लेना ताकि हमारी परपोती घर पे रहने के लिए आ जाए। मिस्टर सोंग ऐसा करने से मना कर देते हैं। कोई और लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी की मोम से शादी नहीं कर सकता हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं उसे पहले ही जुबान दे चुका हूँ, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। सोंग बोलता है मैं जिस लड़की को प्यार करता हूँ ना, मैं सिर्फ उससे ही शादी करूँगा और किसी से नहीं। ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन सोंग तो उन्हें इग्नोर कर चला जाता है। नेक्स्ट डे जेनी घर पर होती है, तभी उसे सोंग फैमिली से कॉल आता है। मैनेजर उसे बताता है आपके लिए ग्रैंडपा ने पार्टी रखी हुई है, इसलिए कल आपको उस पार्टी में आना होगा और आप साथ में सीसी को भी लेकर आना। जेनी मान जाती है। नेक्स्ट डे जेनी अपनी बेटी के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। तभी सामने से डॉक्टर हान और मंजी आते हैं। मंजी वहाँ पर जेनी को देखकर बोलती है तुम भला यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारी जैसी लड़की यहाँ पर आना डिजर्व नहीं करती। जेनी को तो गुस्सा आ जाता है और यहाँ से पता चलता है हान और मिंजी भाई बहन हैं। वो बोलती है एक तरफ तुम्हारा भाई हान है जो इतना ज्यादा समझदार है, दूसरी तरफ ये मंजी है जिसे लोगों से बात करने की तमीज भी नहीं है। उस पर गुस्सा करने लग जाती है। जब सोंग फैमिली को पता चलेगा कि तुम यहाँ पर आई हो तो तुम्हें तो यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी सोंग फैमिली का मैनेजर वहाँ पर आता है और वो जेनी को वेलकम करता है। मंजी बोलती अंकल आप ये क्या कर रहे हो, इसे अंदर चलने के लिए क्यों बोल रहे हो। मैनेजर बताता है इन्हीं के लिए तो आज की पार्टी रखी गई है, ग्रैंडपा स्पेशली इनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद वो जेनी और शीशी को अंदर लेकर चला जाता है। मंजी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अंदर ग्रैंडपा इन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही शीशी ग्रैंडपा को ग्रैंडपा दोंग कहकर बुलाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं अब तुम हमारी परिवार की बेटी हो, इसलिए बाकी लोगों की तरह तुम मुझे ग्रैंडपा कहकर बुलाओ। जेनी बोलती अभी हम इस परिवार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं मैंने तुम्हें कल ही तो बताया था कि तुम्हारी बेटी हमारी फैमिली की बेटी है। मुझे मालूम है तुम्हारा इस बात पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। जैसे ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखती है तो शॉक हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले ही तो वो मिस्टर सोंग के करीब आई थी और अब उसे पता चल रहा है कि जेनी के डैड और कोई नहीं मिस्टर सोंग है। जेनी बोलती है अभी मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं तुम दोनों में से ना किसी की भी नहीं सुनने वाला। तभी पीछे से मिस्टर सोंग आ जाता है और बोलता है कोई भी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है। लेकिन जैसे ही वो जेनी की शक्ल देखता है तो शॉक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ग्रैंडपा बोलते ये सीसी की मॉम है। उसके बाद वो सीसी को दिखाता है। हम तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सीसी से पूछता है कि सच में मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। लेकिन सीसी तो मना कर देती है। मॉम ने मुझे बोला था कि मेरे डैड तो स्वर्ग में जा चुके हैं। सॉन्ग जेनी से पूछने लग जाता है कि सच में तुमने हमारी बेटी को ऐसा बोला है। जेनी बोलती इतने टाइम तक मैं ही उसकी लाइफ में अकेले थी, इसलिए हमें कोई भी आउटसाइडर की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने सीसी को ऐसा बोल दिया था। उसके बाद वो मिस्टर सोंग को बोलती है मैं ना आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं अगर तुम हमारी फैमिली में आ जाओगी तो इस तरीके से तुम्हारी बेटी कभी भी अकेले नहीं रहेगी। जेनी बोलती है अगर मैंने आपके पोते से शादी कर ली तो उसे तो यही लगेगा कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो किसी से भी शादी कर सकती हूँ। ये बोलकर वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा अपने पोते पर गुस्सा करने लग जाते हैं। तुम्हारी वजह से ही जेनी ने शादी के लिए मना कर दिया। वो बोलते हैं ग्रैंडपा आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, जिससे आप शादी करने के लिए बोल रहे थे वो
जेनी थी, मैं एक बार में ही हाँ बोल देता। ग्रैंडपा बोलते मैंने तुम्हें कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुमने बिगाड़ा है तो तुम ही जाकर सब कुछ ठीक करो। जिसके बाद मिस्टर सोंग जेनी के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी बोलती है मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुमने अपने ग्रैंडपा को कहा है तुम्हें मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करनी है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए मर रही हूँ? मुझे भी तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। सॉन्ग बोलता है ये बहुत बड़ी ना गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा तुम कोई और हो, मुझे नहीं पता था कि तुम वही वुमेन हो जिसके साथ मैंने इतने सालों पहले रात गुजारी थी, वरना मैं भला शादी के लिए मना क्यों करता। जेनी बोलते है जो भी हो तुम्हारे स्टेटस और मेरे स्टेटस में काफी अंतर है, इसलिए मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर सोंग उसे उठाता है और वहाँ से लेकर जाता है। ये सब कुछ करते हुए मिंची भी देख लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में जेनी को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पर डॉक्टर हान बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी एक नहीं बल्कि 6 बच्चों से। ये सुनकर जेनी को तो बहुत ही बड़ा शॉक लग जाता है और वो सोचती मिस्टर सोंग के अंदर इतनी पावर कैसे है, एक बार में ही 6 बच्चे होने वाले हैं। लेकिन मिस्टर सोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और जेनी से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना? जेनी हाँ बोल देती है। हान बोलता है आपके घर में ना और खुशियाँ आने वाली है, जेनी ना प्रेग्नेंट है, वो भी 6 बच्चों से। ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर सोंग को बोलते हैं तुम जेनी का अच्छे से ख्याल रखना और जल्दी से तुम्हें जेनी से शादी भी करनी होगी। सोंग बोलता है आप जिस दिन बोलोगे ना मैं उस दिन जेनी से शादी कर लूंगा। ग्रैंडपा बोलते ठीक है मैं तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां कर रहा हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। जेनी भी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चक्कर आ जाते हैं। मिस्टर सोंग उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो और मुझे ना तुम्हारे साथ ही रहना है। जिसके बाद जेनी भी मान जाती है। दोनों को साथ में देखकर सीसी भी समझ जाती है कि मिस्टर सोंग उसके फादर हैं। वो अपनी मदर से पूछती है मॉम अगर मेरे डैड जिंदा थे तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो मर गए हैं? मिस्टर सोंग जेनी से पूछता है बताओ तुमने अपनी बेटी से ऐसा झूठ क्यों बोला? जेनी बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो मिस्टर सोंग को एक चांस देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर भी ये सब कुछ देख लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है और उसे बोलती है हमारी फैमिली सोंग फैमिली की कितने ज्यादा करीब है, क्यों ना तुम मेरी और मिस्टर सोंग की शादी की बात चलाओ। हान बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। मुझे बोलती है मैं तुम्हारी एक लौती बहन हूँ, क्या तुम अपनी लौती बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? तुम्हारे डैड को बोलकर उनके घर भेज दो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। जिसके बाद हान मान जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शैन सोंग फैमिली में आए होते हैं। मिस्टर शैन बोलते हैं इतने सालों से हम दोनों की फैमिली आपस में इतने अच्छे फ्रेंड है, तो क्यों ना अब हम शादी के बारे में बात करें। हम सोंग की शादी मिंजी से करवा सकते हैं ताकि इससे हम दोनों के परिवार के रिश्ते और भी पक्के हो जाएंगे। ग्रैंडपा बोलते हैं वैसे तो मिंजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो तुम्हारी अगर अडॉप्टेड डॉटर ना होती तो मैं उसकी शादी अपने पोते से करवाने की सोच भी सकता था, लेकिन अब मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकता हूँ। मिंजी को गुस्सा आ जाता है आप उस जेनी को तो अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो, तो किसी भी तरीके से हमारे लेवल की ही नहीं है, आप उसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? ग्रैंडपा बोलते क्योंकि उसने हमारे परिवार की परपोती को जन्म दिया है। को तो गुस्सा आ जाता है मैं तो मिस्टर सोंग से ही शादी करूंगी, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मिस्टर शैन गुस्से में उसे चाटा मार देते हैं, तुम ग्रैंडपा के सामने इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। इसी गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। में जेनी घर पर होती है, तभी उसके घर पर 2 बंदे आ जाते हैं। बिना सोंग फैमिली ने भेजा है, इवन उनके हाथ में फ्रूट की बास्केट भी होती है, लेकिन जेनी समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। अगर तुमने सोंग फैमिली ने भेजा है तो मेरी बेटी का नाम बताओ, लेकिन वो लोग नाम नहीं बता पाते। जेनी बोलती है मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों को सोंग फैमिली ने नहीं भेजा है, तो बताओ भला तुम दोनों यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? दोनों बोलते हैं अब तुम्हें हमारी रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी है, तो हमें पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और वो जबरदस्ती शीशी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनी तो उन्हें मारकर नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सोंग भी आ जाता है और
और पूछता है ये क्या हो रहा है। वो देखता है जेनी ने तो गुंडों को मारकर ऑलरेडी नीचे गिरा दिया है। जेनी पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। एक्चुअली में सीसी ने कॉल कर मिस्टर सोंग को वहाँ पर बुलाया था। पूछता है तुम्हें इतना अच्छा मार्शल आर्ट कैसे आता है। बोलती है भले ही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी पर मैंने और भी बहुत सारे जॉब किए थे, इसकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छे से लड़ना भी आता है। वे वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और बोलते है जेनी ठीक तो है क्योंकि उस पर किसी ने अटैक किया है। बोलती है ग्रैंडपा मैं अब ठीक हूँ। ग्रैंडपा बोलते अब तुम्हारा यहाँ पर रहना ना बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी सीसी की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सीन में सीसी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हान उसे बताता है आपकी बेटी को ना फीवर आया है। ये सुनकर सोंग समझ जाता है जरूर उस ड्रैगन मार्क की वजह से ही इसे बार बार फीवर आ रहा है। इसके बाद वो जेनी को बोलता है ये बीमारी ना मेरे हेरिटेंस में है, इसीलिए बार बार इसकी तबीयत खराब हो जाती है और तुम्हें भी ये सब झेलना पड़ता है। जेनी बोलती है कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना तो वो ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और सोंग को बाहर ले जाता है। सीसी को नींद आ रही होती है। वो अपनी मॉम को बोलती है क्या आप मुझे वही गाना गाकर सुनाओगी जो आप बचपन में मुझे सुनाती थी। तो वो हाँ बोल देती है और उसे गाना गाकर सुनाती है। तभी पीछे से हान आ जाता है। ये गाना सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो उसे अपने बचपन का सीन याद आता है। उसके बाद वो जेनी से पूछता है तुम्हें इस गाने के बारे में कैसे पता है। जेनी बोलती है जब मैं छोटी थी ना तो अपने भाइयों के साथ इसी गाने पर बहुत ही ज्यादा खेला करती थी। ये सुनकर हान तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है तुम जिंदा हो। फिर उसके हाथ पर मोल चेक करता है और उसे हक कर लेता है तुम तो शियान हो, तुम जिंदा हो। तभी मिस्टर सोंग पीछे से आ जाता है और बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है। हान बोलता है ये शियान है, ये जिंदा है। मिस्टर सोंग भी उसके हाथ के मोल को देख लेता है और बोलता है सच में तुम जिंदा हो, और उसे हक कर बोलता है इसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था, वो तुम ही निकली, यानी कि हमारी किस्मत में मिलना ही लिखा था। इसके बाद वो उसे घर पर लेकर आ जाता है जहाँ पर सोंग फैमिली के सारे मेंबर होते हैं जो जेनी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर सोंग बताता है मैं और जेनी जल्द ही शादी करने वाले हैं। ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, फाइनली उनके घर में इतनी प्यारी बहू आने वाली है। तभी ग्रैंडपा सभी को बताते हैं जेनी ना फिर से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दोनों अंकल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा जेनी को बोलते हैं अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे ना तो सीधा मेरे पास आना। जेनी हाँ बोल देती है। तभी वहाँ पर सीसी भी आ जाती है। उसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे मंची भी आने लग जाती है और ग्रैंडपा को बोलती है आप जेनी जैसी लड़की को अपने घर में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं ये तुम क्या बातें कर रही हो। मिंसी बोलती है सभी को पता है जेनी की रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं है, इवन वो अच्छी फैमिली से भी बिलोंग नहीं करती। मुझे पता है सोंग फैमिली के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी रेपुटेशन है, और अगर आप अपने पोते की शादी ऐसी लड़की से करवा देंगे जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है तो उससे तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी ना। अंकल बोलते हैं ये तुम कैसी बातें कर रही हो, जेनी एक अच्छे घर की लड़की है। लेकिन मंची बोलती है जेनी का तो कोई घर ही नहीं है, ना ही उसकी माँ है ना ही बाप है, फिर सोचो ये आपके परिवार को आगे कैसे लेकर जा सकती है। तभी पीछे से मिस्टर शेन आ जाते हैं और बोलते हैं किसने कहा कि जेनी के डैड नहीं है। और यहाँ में पता चलता है जेनी किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर शेन की ही बेटी है जो बचपन में खो गई होती है। ये सारी बातें जब मंची को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता। हान बोलता है मेरी बहन ना वापस आ गई है। जी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। सॉन्ग म्यूजिक को बोलता है और तुम कितने टाइम तक झूठ बोलोगी, किसी को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। जेनी बोलती है जिस दिन कॉलेज में मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मैं समझ गई थी कि तुम कौन हो, लेकिन मैं डर की वजह से तुमसे दूर रहती थी। तुमने मुझे धक्का देने की कोशिश की थी। मिस्टर शेन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सोंग उसे बताती है बचपन में मंजी जानबूझकर जेनी को पहाड़ियों में ले गई थी और पहाड़ से उसने जेनी को धक्का दे दिया था ताकि जेनी की जगह पर वो आ जाए। मिस्टर शेन को ये बात पता चल जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मंजी को चाटा मारते हैं। मैंने तुम्हें अपने घर में रख कर ना गलत कर दिया है। मंजी बोलती है ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। जेनी बोलती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इवन अभी भी तुमने मेरे घर पर किडनैपर्स भेजे थे ताकि तुम मुझे और मेरी बेटी को किडनैप करवा सको और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। सोंग भी पेन ड्राइव निकालता है और बोलता है इसमें ना तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस है। अभी पीछे से गार्ड आते हैं और मंजी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इस टाइम के बाद जेनी की डिलीवरी का डे आ जाता है और पूरी सोंग फैमिली के आदमी बाहर खड़े होते हैं। तभी नर्स आती है और एक एक कर सारे ही बच्चों को सोंग फैमिली के हाथ में दे देती है
और उन्हें पता चलता है कि सारी की सारी लड़कियां हैं। सोंग फैमिली के आदमी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फाइनली उनके घर में इतनी सारी लड़कियां हो गई हैं, अब उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। मिस्टर सोंग जेनी के पास आता है। जेनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि सभी उसकी बच्चियों को प्यार कर रहे थे। मिस्टर सोंग बोलता है, हम सभी को तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है। और फाइनली यहाँ पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।